वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज जो मेरा सेशन है वो है मॉनेटरी थ्योरी एंड पॉलिसी से रिलेटेड, जिसमें आज हम बात करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड की। गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा दौर था जिसके अंदर ये गोल्ड स्टैंडर्ड अप्लाई हुआ। ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो 1857 से स्टार्ट हुआ और ये 1900 तक लागू रहा। उसके बाद लोगों को इसमें कुछ फ्लॉज नजर आए, जिसकी वजह से इन्होंने जो है इसके ऊपर सोचना शुरू किया। गोल्ड स्टैंडर्ड में बेसिकली था क्या कि आपका जो डॉलर की कीमत थी, इंटरनेशनली जो डॉलर की कीमत, जो प्राइस रखी हुई थी इन्होंने डॉलर की, वो डॉलर की प्राइस रखी हुई थी 25.8 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड। ठीक है जी, ग्रेन्स ऑफ गोल्ड। ठीक है जी। अब ये था कि अगर आपके पास क्या था, बेसिकली डॉलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था एक कमोडिटी मनी को। इसको हम कमोडिटी मनी पीरियड भी कहते हैं। ये कमोडिटी मनी पीरियड भी था हमारे पास, कमोडिटी मनी पीरियड भी था ये। ठीक है, कमोडिटी थ्योरी मनी पीरियड था। ठीक है, कमोडिटी मनी पीरियड थ्योरी क्या था कि यानी आपके पास जो मनी थी वो कमोडिटी में थी, कमोडिटी की सूरत में थी, यानी इसमें आपको कोई ना कोई रिप्लेस वैल्यू भी मौजूद था, इसका कोई रिप्लेस वैल्यू था। जैसे हम क्या करते थे, हम अगर $1 पे कर देते थे, अगर हम $1 को पे करते थे, $1 पे करते थे, तो हमें 25.8 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड का वो होता था, गोल्ड मिलता था। यानी हमें 25.8 ग्रेन्स गोल्ड जो है वो होता था। ग्रेन्स बेसिकली ग्राम होता है, या जैसे हम तोला कहते हैं, जैसे हम तोला कहते हैं ना, तो 25.8 तोला $1 की कीमत हुआ करती थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डॉलर हुआ करता था। सिंपल है, यही चीज पाउंड के साथ थी। 2 ही करेंसीज चलती थी कंट्री के अंदर, तो पाउंड में भी यही कंडीशन थी कि उसका भी 1 पाउंड इक्वल्स टू 25.8 ठीक है ग्रेन्स ऑफ गोल्ड। अच्छा, ये दोनों के दोनों, अच्छा यहां तो क्या हुआ, ग्रेन्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन थी कि इसका मतलब ये था गोल्ड स्टैंडर्ड का कि अगर आप $1 देते हैं तो आपको 25 ग्रेन ऑफ गोल्ड मिल सकते हैं। ठीक है, यानी आप इसको रिप्रेजेंटेटिव मनी को कमोडिटी मनी के अंदर डोनेट कर सकते हो। ठीक है, और ये डोनेट हो जाएगा आपको कमोडिटी मनी के अंदर। ठीक है, कमोडिटी मनी के अंदर कैसे होगा कि यानी एक कमोडिटी है जिसका आपने एक रिप्रेजेंटेड वैल्यू बना ली है, आप उसको देते हो और वो कमोडिटी हासिल कर लेते हो। अब गोल्ड क्या करते हैं, गोल्ड को आप पिघला के या उसको मेल्ट करके आप उससे ज्वेलरी क्रिएट कर सकते हैं, उससे कोई कमोडिटी बना सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ इस गोल्ड स्टैंडर्ड से कि करेंसी में स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, और लोगों को करेंसी की जो वैल्यू थी उसके बारे में पता चल गया कि किस कंट्री की कितनी वैल्यू ऑफ करेंसी होगी। ठीक है, तो इससे आसानी ये हुई इन लोगों को कि जिससे इन्होंने बैंक जो थे वो आराम से किसी मुल्क की करेंसी को एक्सेप्ट कर लेते थे, इन दोनों कंट्रीज की, क्योंकि ये जो है फिक्स्ड रेट ऑफ करेंसी था। ये क्या था, इन दोनों के फिक्स्ड रेट हो गए। ठीक है, फिक्स्ड रेट हो गए। इससे हमें फायदा ये हुआ कि इनके फिक्स्ड रेट हो गए। अब हम इसको क्या करते थे, अब हम इससे जो है वो उसको एक्सचेंज करते थे, डॉलर्स को एक्सचेंज कर लेते थे, मनी के थ्रू मनी को एक्सचेंज कर लेते थे डॉलर के थ्रू। ये तमाम एक्सचेंजिंग हमारी जो थी वो फिक्स्ड रेट के ऊपर होती थी, एक खास रेट के ऊपर हुआ करती थी। अब यहां मतलब क्या आया कि बहुत सारी कंट्री, चले ये दो तो डेवलप नेशन थी, यानी जिनका पाउंड और डॉलर चल रहे थे, ये तो डेवलप नेशन थी, लेकिन बहुत सारी अंडर डेवलप्ड स्टेट थी जिनके पास ना तो डॉलर रिजर्व था ना ही उनके पास गोल्ड रिजर्व था। जब उनके पास ये दोनों चीजें मौजूद नहीं थी तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि वो जब गोल्ड नहीं है तो वो किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में अपना हिस्सा डालेंगे, या इंटरनेशनल ट्रेड को हम कूप अप लेके चलेंगे, या किस तरह से वो अपनी डिमांड और वांट्स को पूरा करेंगे या कंट्री के अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक और मतलब ये भी आया कि अगर हम देख रहे थे तो यहाँ डिफ्लेशन बढ़ रही थी, डिफ्लेशन बढ़ रही थी। यानी क्या होता था कि जब करेंसी आपकी फ्लो में चलती थी, अच्छा इसमें दो तरह के एरा थे, ये इंटरनेशनली भी ट्रेड की जाती थी और डोमेस्टिकली भी ट्रेड की जाती थी। ठीक है, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली बोथ में ट्रेड की जाती थी। सही है, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली में जब ये ट्रेड की जाती थी तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या था, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली यही करेंसीज मूव की जाती थी। अच्छा, डोमेस्टिकली जब गोल्ड मूव करते थे या गोल्ड को वो करते थे, यानी उसको आपस में एक दूसरे से शेयर करते थे, तो ये क्या होता था, इससे गोल्ड के रिजर्व जो थे वो कम पड़ रहे थे। ठीक है,
क्योंकि वांट्स हमारी बढ़ रही थी, ख्वाहिशें बढ़ रही थी, लेकिन गोल्ड के जो रिजर्व थे वो कांस्टेंट थे, वो इंक्रीज नहीं हो रहे थे। ठीक है, यानी गोल्ड की जो माइंस थी या जो भी उनकी माइंस कह लो, या जहां से भी गोल्ड को हम हासिल करते थे, उन गोल्ड माइन के अंदर से हमें वो गोल्ड हासिल तो हो रहा था, लेकिन उसकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही थी। जिस तरह से हमारी वांट्स इंक्रीज हो रही थी, जिस तरह से हमारा ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने पेश हो रहे थे, तो इस वजह से क्या हुआ, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली जो हमारी करेंसी थी वो अनस्टेबल होने लगी। क्यों अनस्टेबल होने लगी? कि किसी शख्स के पास 25 ग्रेन ऑफ गोल्ड नहीं थे तो वो कोई $1 की चीज खरीद नहीं सकता था। ठीक है, और अगर 25 ग्रेन ऑफ गोल्ड, अच्छा ग्रेन एक और चीज होती है, ग्रेन हम इसको भी कहते हैं अशरफियां। कभी आपने सुना होगा बादशाह वगैरह होते थे, वो कहते थे कि अशरफियां बख्शिश के तौर पर अशरफियां दे दी जाएं, तो अशरफियां भी हम ग्रेन के कंसिडर करते हैं कि यानी अगर 25.8 ग्रेन दिए जाएं, यानी अगर अशरफियां दिए जाएं तो $1 बनता था। तो अब क्या हुआ, ये अशरफियां तो गरीब लोगों के पास थी नहीं, तो जब ये नॉर्मल लोगों के पास आती थी तो ताजिर या जो लोग होते थे वो इसको डॉलर में या अशरफियों में खरीद लिया करते थे। मगर क्या होता था, इसकी खरीद परचेजिंग तो हो जाती थी, मगर इसकी वजह से जो गोल्ड रिजर्व नहीं बढ़ रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, उससे डिफ्लेशनरी गैप बीच में आ रहा था। क्योंकि क्या होता था, हमारी वांट बढ़ जाती थी, जब हम चीज को हासिल करना चाहते थे अपने मुल्क के अंदर, तो हमारे पास गोल्ड के रिजर्व नहीं थे। हम जब गोल्ड के रिजर्व नहीं थे तो हमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, हमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब गोल्ड के रिजर्व नहीं थे तो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली हमारा अनबैलेंस ऑफ पेमेंट था। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बराबर नहीं हो पा रहा था। एक तरह से तो बराबर था कि डेवलप्ड नेशन के बीच में और डेवलप्ड नेशन के बीच में तो बराबर हो गया, ठीक है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड या गरीब नेशन थी, जिनके पास नहीं था स्टेबिलिटी इतनी, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1930s के अंदर, 1930s एरा ऑफ 1930s में ये सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया। क्योंकि सीधी बात थी कि अवाम जो है, अवाम के पास इतना गोल्ड नहीं था, गोल्ड रिजर्व नहीं थे। कंट्रीज के पास, बहुत सारे डोमेस्टिक कंट्रीज थे जिनके पास इतना गोल्ड रिजर्व नहीं था, या जिनके पास इतने डॉलर रिजर्व नहीं थे। उसकी वजह से उन्होंने जो है सिस्टम से जो है वो खत्म हो गया। 1930 में जब रिसेशन आया, मार्केट रिसेशन आया, 1930 में जब मार्केट रिसेशन आया और जब देखा गया कि यूएस के अंदर भी लोग जो है सड़कों पर घूमा करते थे नौकरी के लिए, नौकरी तलाश करने के लिए, और किसी को नौकरी नहीं मिलती थी, पूरा पूरा दिन वो नौकरियों के लिए घूमते रहते थे, तो वो एक रिसेशन एज से गुजरे। जब वो 1930 में रिसेशन एज से गुजरे तो उनको ये बात समझ आ गई कि यार गोल्ड रिजर्व किसी भी तरह से हमारे लिए सूदमंद साबित ना होंगे, ये मजीद आगे नहीं चल सकते, तो यहाँ पर ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। और उसके बाद ये सिस्टम अभी भी है, लेकिन ये नेशन पर है, लेकिन इसके अलावा नहीं है, क्योंकि ये डोमेस्टिकली इसकी जो करेंसी इसको बंद कर दिया गया। फिर इसकी अल्टरनेट में क्या निकाला उन्होंने, रिप्रेजेंटेटिव मनी निकाली। रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या है, कॉइन्स निकाल दिए उन्होंने, कॉइन्स, ठीक है। अब कॉइन्स को उन्होंने क्या कहा कि अगर कॉइन की वैल्यू ₹1 है, ठीक है, 1 रुपीज है, ठीक है, 1 रुपीज है अगर कॉइन की वैल्यू, तो कॉइन में इतना मेटल यूज किया गया है, मेटल इतना यूज किया गया है, मेटल का यूज जितना भी कॉइन में किया गया है वो इक्विवेलेंट टू 1 रुपीज है, ठीक है जी। तो ये कॉइन्स जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, और उसके बाद इसको रिप्रेजेंट किया गया कि ये 1 ग्राम जो है 2 ग्राम या 5 ग्राम सिल्वर था, उसकी जो वैल्यू ₹1 थी वो आपके पास थी। उससे क्या होता था, कंट्री के पास जितना गोल्ड रिजर्व या जितना करेंसी रिजर्व था, उस रिजर्व के अकॉर्डिंग वो करेंसी को प्रिंट कर सकती थी, ठीक है। और उससे फायदा ये होता था कि अगर कोई स्टोल कर ले, कोई चोरी कर ले, तो उससे कंट्री को नुकसान नहीं होता था, वो कंट्री को ही फायदा पहुंचा करता था। रिप्रेजेंटेटिव मनी की तरफ क्यों सोचा गया, क्योंकि जब हम गोल्ड स्टैंडर्ड की एज से निकले तो वहां पर क्या था कि गोल्ड को लाना और ले जाना बहुत मुश्किल काम था, और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जो है वो फैसिलिटीज चाहिए होती थी। उसको करने के लिए हमें गोल्ड को लाना और ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमें उसके लिए हाई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती थी। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा हमें उसकी सिक्योरिटी चाहिए होती थी, हमें उसके लिए बहुत सारा अमला रखना पड़ता था कि अगर कोई नेशन टू नेशन गोल्ड ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए हम कोई इंतजाम करते थे कि जी कहीं ऐसा ना हो कि जहाज डूब जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जो हम बात करें जिस एरा की, उस एरा में इतनी तेज ट्रांसैक्शन नहीं थी, इतनी तेज ट्रांसैक्शन एरिया नहीं था वो, तो हम क्या करते थे, बाय सी शिप और क्रूज शिप के अकॉर्डिंग हम चीजें ट्रांसफर करते थे।
तो जब हम सी शिप और क्रूज शिप के अकॉर्डिंग चीजें ट्रांसफर करते थे तो हमें बहुत सारी इस पे कॉस्ट लगती थी, 6-6 महीने लग जाते थे पेमेंट होने में, पेमेंट चल रही है, पेमेंट पहुंची नहीं है, जब पेमेंट नहीं पहुंची है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम जब क्रिएट होता था, इसकी वजह से क्या होता था कि आपके पास ये प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली नजर आता था। इस प्रॉब्लम से आपको क्या होता था, ये प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम की हल के लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव मनी निकाली, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोमेस्टिकली कॉइन्स को अप्लाई कर दिया, यानी कंट्री के पास जितने रिजर्व है वो उस रिजर्व पे कॉइन बना देती थी, और उस रिजर्व के अकॉर्डिंग उन्हें पता था कि अगर 1 रुपए है तो उसकी 1 रुपए की वैल्यू कॉइन की मौजूद है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव मनी की जरूरत फिर क्यों पड़ी, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर हमने देखा कि बहुत सारा प्रॉब्लम ये आया कि जो लोग अमीर थे वो अमीर थे, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव मनी का स्टैंडर्ड देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव मनी के अंदर क्या था कि पैसा जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो इक्विवेलेंट हो रही थी रिप्रेजेंटेटिव मनी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आ गए, इसके बाद अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मनी के बाद हमने देखा कि इसमें क्या इवोल्यूशन हुई मनी के सेक्टर के अंदर, तो हमने देखा फुल बॉडीड मनी, इसके अंदर एक टर्म आ गई फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी। अब फुल बॉडीड मनी क्या था कि ये तो रिप्रेजेंटेटिव मनी थी, यानी ये क्या करती थी, इतने रिजर्व मौजूद हैं तो इतने का ही ये कॉइन था, ये कॉइन्स की कंडीशन में था। जब हमने मजीद इसको देखा कि यार कॉइन्स का मतलब ये हुआ 1857 में जो कॉइन्स चलते थे, ये एरा जो था ये 1857 में एशिया फॉलो करता था। ठीक है, एशिया फॉर ट्रेडिंग फॉलो करता था, ये एशिया में फॉलो होता था। ठीक है, ये सिस्टम जो रिप्रेजेंटेटिव मनी का मैं सिस्टम आपको बता रहा हूं, ये सिस्टम जो है 1857 तक फॉलो होता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखा गया कि भाई कुछ कंट्रीज के पास तो रिजर्व नहीं होते थे, उनको प्रॉब्लम ये होती थी कि उनका जो सिल्वर रिजर्व था वो कम होता जा रहा था, सिल्वर रिजर्व नहीं रहते थे उनके पास, और इसमें कई कॉइन्स खराब भी हो जाते थे, कॉइन्स के ऊपर जो है वो डिवैल्यूएट हो जाते थे क्योंकि उनका सिल्वर जो है वो कोई मेल्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इसकी वजह से इनको जो है ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फुल बॉडीड मनी निकाल दी। अब ये फुल बॉडीड मनी क्या थी, इसको हमने कॉइन्स और पेपर नोट के ऊपर ले गए। ठीक है, पेपर नोट के ऊपर ले गए। ठीक है जी, पेपर नोट्स निकाल दिए। अब कॉइन्स और पेपर नोट्स क्या थे, ये फुल बॉडीड रिप्रेजेंटेटिव मनी थे, फुल बॉडीड रिप्रेजेंटेटिव मनी। अभी हम फुल बॉडीड मनी के ऊपर बात करते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी के ऊपर जाते हैं। फुल बॉडी मनी क्या होती थी कि जैसे 10 रुपए का नोट है तो उसकी 10 रुपए वाकई में वैल्यू कर दी गई कि हाँ ये 10 रुपए की वैल्यू है, इसकी 10 रुपए वैल्यू है, और अगर वो 2 रुपए का सिक्का है तो उसकी 2 रुपए की वैल्यू कर दी गई। अच्छा, अब वो क्या हुआ, वो रिजर्व आपके पास डायरेक्ट हैंड टू हैंड नहीं थे, वो क्या था, वो कंट्री के पास रिजर्व मौजूद होते थे, कंट्री उस रिजर्व को देखते हुए अपनी इकोनॉमी के अंदर जो है वो नोट्स को अप्लाई करती थी या प्रिंट करती थी कि ये नोट्स प्रिंट होंगे और ये नोट्स मार्केट के अंदर चलेंगे। तो ये आपका कॉइन्स और पेपर नोट्स के साथ हुआ। ठीक है, कॉइन्स और पेपर नोट्स के साथ ये सिस्टम आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको इवोल्यूट किया गया, एवेल्यूट किया गया, बढ़ाया गया, इसको मजीद इसमें क्या तरक्की आई कि इसको, इससे आसानी ये हुई कि ट्रांसैक्शन बहुत आसान हो गई। ठीक है, अब डोमेस्टिकली अगर किसी को लेके जाना था तो पेपर नोट्स जमा करता था और लेके चला जाता था, और पेपर नोट्स जाके दे देता था किसी भी बायर को। बायर को ये बात पता होती थी कि ये 2 रुपए ही है, तो 2 रुपए में वो चीज 2 रुपए की वैल्यू, उसमें वैल्यूएशन करने में बहुत आसानी हुई कि आपने अगर कोई चीज बनाई है उस पर 1.5 रुपए की कॉस्ट आई तो 2 रुपए की आपने उसको बेचना है मार्केट में, तो आपकी वैल्यूएशन के लिए बहुत आसानी हो गई। फिर आ जाते हैं जी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फुल बॉडी मनी। अब इसका रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी, फुल बॉडी मनी। अब फुल बॉडी मनी क्या था जनाब, रिप्रेजेंटेटिव एंड फुल बॉडी मनी। अब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव एंड फुल बॉडी मनी क्या था कि जैसे आपका चेक है, चेक क्या है, उसकी फेस वैल्यू जो है वो वही है जो फेस वैल्यू आपने उसके ऊपर लिखी है। अगर एक ब्लैंक चेक है तो उसके ऊपर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको बना लिया है और क्लियर कर दिया है तो ये जो आपके कमर्शियल बैंक के चेक्स होते हैं, ये चेक्स भी आपके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी होते हैं। यानी आपके पास क्या होता है, ये ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट रखता है, इसी कॉस्ट के ऊपर ये इसको डील करता है। ठीक है,
यानी क्या होता है कि अगर मैंने 5,000 का किसी को चेक दिया है तो ये बात उसे पता है कि 5,000 वैल्यू रखता है, और इसके बैंक में पैसा जो है, असल में जब क्या हुआ, जब क्रेडिट मार्केट इंक्रीज हुई, जब क्रेडिट मार्केट इंक्रीज हुई, लोग उधार पे काम करने लगे, और उधार पे काम करते करते उन्होंने क्या किया, उन्होंने उधार के ऊपर जब काम शुरू किया तो उनको ट्रांसैक्शन पर्पस के लिए बहुत प्रॉब्लम आया, क्योंकि किसी के पास नोट मौजूद होते थे, कॉइन्स मौजूद होते थे, ठीक था, लेकिन जिसके पास नहीं होते थे उसे ये प्रॉब्लम हो जाती थी कि आज नहीं है कल आ जाएंगे, तो वो कल के लिए क्या करे, तो उन्होंने क्रेडिट मार्केट के ऊपर जाना शुरू कर दिया। जब क्रेडिट मार्केट के ऊपर गए तो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फुल बॉडी मनी आ गया। इससे क्या किया उन्होंने एक चेक बना दिया कि जी 4 तारीख को आप मुझसे ये चेक ले लीजिएगा, तो वो 4 तारीख को जब वो चेक लेगा, तो जब वो क्लियर कराएगा, वो चेक क्लियर कराएगा, तो आपके पास इतना अमाउंट बैंक में मौजूद होगा, आप उसे पे कर दोगे। एक तरह से आपने ट्रांसैक्शन कर दी फ्रंट टू फ्रंट, मगर वो ट्रांसैक्शन जो है वो 2 से 4 दिन बाद ही आपका जो है वो ड्रॉ हो सकेगी, ठीक है, जिससे आपके पास क्या होगा, आपके पास फुल बॉडी मनी मौजूद होगी बैंक के अंदर। जब फुल बॉडी मनी मौजूद होगी तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको वो चीज वहां मुहैया कर दी जाएगी। तो इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फुल बॉडी मनी जो है वो इस तरह से वजूद में आई, उसको इस तरह से खोला गया। इसके मजीद क्रेडिट मनी के ऊपर आएंगे हम, क्रेडिट मनी पे जब हम बात करेंगे तो हम इसको मजीद एलिब्रेट करते हुए चले जाएंगे नेक्स्ट सेशन।